हेलो फ्रेंड्स, हमारा थर्मोडायनामिक्स में रिएक्शन एंथैल्पी वाला पॉइंट चल रहा है। उसके 3 पॉइंट्स हम पढ़ चुके हैं। पहला स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन, सेकंड एंथैल्पी चेंजेस ड्यूरिंग द फेज ट्रांसफॉर्मेशन एंड थर्ड स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ अ फॉर्मेशन। ये 3 टॉपिक्स हम पढ़ चुके हैं। आज हम 2 टॉपिक पढ़ेंगे, थर्मोकेमिकल इक्वेशंस एंड हेस लॉ। ये 2 टॉपिक्स को आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं थर्मोकेमिकल इक्वेशंस। अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन टुगेदर विद द वैल्यू ऑफ अ डेल्टा आर एच इज कॉल्ड अ थर्मोकेमिकल इक्वेशंस। कोई भी बैलेंस इक्वेशन जो होती है एक्चुअल में क्या होती है, वो थर्मोकेमिकल इक्वेशन होती है, क्योंकि उसी इक्वेशन से हमें पता पड़ता है कि हमारी जो इक्वेशन है उसमें एनर्जी हम गेन कर रहे हैं या हमारी एनर्जी रिलीज़ हो रही है। तो इस तरीके से हमारे वो रिएक्शंस जो होती हैं सारी थर्मोकेमिकल इक्वेशंस होती हैं। वी स्पेसिफाई द फिजिकल स्टेट ऑफ द सब्सटेंस ऑफ द इक्वेशन। अब हमें उसका फिजिकल स्टेट बताना बहुत कंपलसरी होता है कि वो सॉलिड फेस में है या लिक्विड फेस में है या गैस फेस में है व्हाटएवर। लेकिन थर्मोकेमिकल इक्वेशंस एक्चुअल में क्या है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस हैं। अब हमने एग्जांपल लिया है अल्कोहल का। इस रिएक्ट विद द प्रेजेंस ऑफ अ ऑक्सीजन। अल्कोहल यहाँ पे लिक्विड फेज में है, ऑक्सीजन गैस फेज में है। अब इसमें से जो रिएक्शन हो रही है तो प्रोडक्ट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का फॉर्मेशन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड एज अ गैस एंड वाटर इज इन अ लिक्विड फॉर्म। अब इसमें जो एनर्जी रिलीज हुई है, एंथैल्पी का जो चेंजेस हुआ है वो है -1367 किलो जूल पर मोल। मीन्स यहाँ पे एनर्जी क्या हुई है, रिलीज हुई है। यानी ये जो केमिकल इक्वेशन है वो है एक बैलेंस्ड कंबक्शन रिएक्शन, दैट इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अल्कोहल का कंबक्शन होता है इन प्रेजेंस ऑफ अ ऑक्सीजन। दे फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड अ वाटर एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर एंड अ प्रेशर। यहाँ पे टेम्परेचर और प्रेशर दोनों कांस्टेंट है। अब हमारे पास जो एंथैल्पी है वो माइनस में आ रही है। माइनस का मतलब ही हो रहा है कि जो एंथैल्पी चेंजेस हो रही है उससे हीट इवॉल्व हो रही है, यानी हमारा टेम्परेचर बढ़ रहा है एंड दैट इज़ अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इट वुड बी नेसेसरी टू need some topics to understand the thermochemical equation. First, the coefficient in a balanced thermodynamic या thermochemical equations refers to the number of moles. अब यहाँ पर हम नंबर ऑफ मोल्स पढ़ रहे हैं, हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं पढ़ते हैं। तो इस चीज़ का थर्मोकेमिकल इक्वेशन में ध्यान रखना बहुत कंपलसरी है कि हमारे पास जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स का जो रिएक्टेंट्स और जो प्रोडक्ट्स हैं हम उनको एज अ मोल कंसीडर करते हैं, नॉट एन अ मॉलिक्यूल्स। सेकेंड, द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ अ डेल्टा आर एच रेफर्स टू द नंबर ऑफ अ मोल्स ऑफ अ सब्सटेंस स्पेसिफाइड बाय द इक्वेशन। मीन्स जो एंथैल्पी चेंजेस हो रही है वो मोल्स की एंथैल्पी चेंजेस होती हैं। तो ये स्पेसिफाइड एंथैल्पी होती है जो हर प्रोडक्ट के लिए स्पेसिफाइड होती है। स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंजेस विल हैव यूनिट्स ऑफ अ किलोजूल पर मोल, और जो उसका वैल्यू होती है या जो उसके यूनिट्स होते हैं उसको किलोजूल पर मोल में शो करते हैं। अब हमने इस इक्वेशंस को समझने के लिए या इस टॉपिक को समझने के लिए हमने एक इक्वेशन ली है Fe2O3 कंबस्ट। इसका Fe2O3 है, ये एज ए सॉलिड फॉर्म में है। ये हाइड्रोजन के प्रेजेंस में केमिकल रिएक्शन करेगी और आयरन का और वाटर का फॉर्मेशन होगा। Fe2O3 सॉलिड फॉर्म में है, हाइड्रोजन गैस फॉर्म में है। जो हमारे पास Fe का यानी आयरन का जो फॉर्मेशन हो रहा है वो सॉलिड होगा और जो वाटर होगा वो लिक्विड फॉर्म में है। वाटर की जो
एंथैल्पी है वो है -285.83 किलोजूल पर मोल। ऐसे ही Fe2O3 की यानी फेरिक ऑक्साइड, इसकी जो एंथैल्पी है वो है -824.2 कैलोरी जूल। हम इक्वेशन फेरिक ऑक्साइड की पढ़ रहे हैं जिसमें वो हाइड्रोजन के प्रेजेंस में आयरन और वाटर का फॉर्मेशन कर रहा है। वाटर की है एंथैल्पी -285.83 और फेरिक ऑक्साइड की है -824.2 कैलोरी जूल पर मोल की है। ये 1 मोल की एनर्जी है। हाइड्रोजन गैस की जो एंथैल्पी है वो है 0। ऐसे ही आयरन की जो एंथैल्पी है वो है 0। अब हम क्या करते हैं, पुट द वैल्यू इन इक्वेशन। अब ये जो हमारे पास इक्वेशन जो है, इस इक्वेशन में हम इन वैल्यूज़ को पुट करते हैं। पुट करने के लिए हमारे पास सबसे पहले फेरिक ऑक्साइड की हमने एनर्जी पुट कर दी, फिर हाइड्रोजन की जो कि 0 है पुट कर दी, ऐसे ही हाइड्रोजन की, फिर आयरन की कर दी, वो भी 0 है, और उसके बाद वाटर की। क्योंकि वाटर के हमने 3 मोल लिए हैं इसलिए इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। बाकी हमारे पास अब यहाँ पे फेरिक ऑक्साइड का 1 मोल है तो -824 को मल्टीप्लाई बाय 1। हाइड्रोजन गैस के भी 3 मोल्स लिए हैं इसीलिए 3 × 0। ऐसे ही हमारे पास आयरन के 2 मोल्स प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन हो रहा है तो 2 से मल्टीप्लाई, और वाटर के 3 मॉलिक्यूल्स बन रहे थे तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमारे पास जो कैलोरीज आई या हमारे पास जो एनर्जी आई, एंथैल्पी आई है, वो है -824.2 कैलोरी जूल पर मोल। ऐसे ही यहाँ पे आई है -857.5 कैलोरी जूल पर मोल। जब हमने इसको कैलकुलेट किया तो हमारे पास जो टोटल एंथैल्पी आई है वो है -33.3 कैलोरी जूल पर मोल। अब क्योंकि इसमें भी माइनस का साइन आ रहा है, इसका मतलब ये एनर्जी कैसी है, नेगेटिव एनर्जी, या ये कहो कि ये जो रिएक्शन है ये है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। द यूनिट ऑफ द दिस इक्वेशन वी हैव बैलेंस। अब ये तो हमारे पास बैलेंस इक्वेशन थी जिसको हमने प्रॉपर्ली टोटली कैलकुलेट करके अच्छे से समझा दिया। लेकिन अगर हम इस रिएक्शन को अलग तरीके से लिखें, इस तरीके से लिखें, अब हमारे पास क्योंकि हमें 1 मोल की ही ज़रूरत है तो हम इसको क्या करते हैं, 2 से इक्वेशन को डिवाइड कर दिया। 2 से इक्वेशन को डिवाइड करने पर हाफ Fe2O3, 3/2 हाइड्रोजन गैस। आयरन का क्योंकि 1 मोल का फॉर्मेशन हो रहा है तो Fe + 3/2 H2O। अब एंथैल्पी को भी हमने अकॉर्डिंग हमने जितना जैसे हाइड्रोजन गैस लिया है -285 तो फेरिक ऑक्साइड की एंथैल्पी है तो हमने इसको 3/2 -285 को 3/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसे ही 824 ये एंथैल्पी हमारी वाटर की है तो हमने इसको क्या किया यहाँ पर फेरिक ऑक्साइड की एंथैल्पी है -824 और वाटर की एनर्जी है -285.83 तो हमने फेरिक ऑक्साइड को 1/2 से और -285.83 को हमने 3/2 से मल्टीप्लाई किया। और जो हमारे को इससे एंथैल्पी मिली उन सबको हमारे पास जो कैलकुलेट करने पे जो हमारे पास आंसर आया वो आया -16.6 किलोजूल पर मोल। ये क्योंकि रिएक्शन हमारी हाफ हो रही है इसीलिए हमारे पास जो एंथैल्पी है वो भी हो गई हाफ। क्योंकि अभी जो हमने थोड़ी देर पहले बैलेंस इक्वेशन में जो एनर्जी कैलकुलेट की थी वो थी -33.3 किलोजूल पर मोल, और जब रिएक्शन को हमने हाफ किया तो हाफ करने के बाद हमारे पास -16.6 किलोजूल पर मोल। तो ये जस्ट उसकी एनर्जी की या एंथैल्पी की हाफ हो जाती है। इट शोज दैट द एंथैल्पी इज एन एक्सटेंसिव क्वांटिटी। इट मीन्स ये वॉल्यूम पे डिपेंड करती है। एक्सटेंसिव का मतलब ही होता है कि वॉल्यूम पे या टेम्परेचर पे डिपेंड करना या मास पे डिपेंड कर, टेम्परेचर नहीं सॉरी, मास पे या वॉल्यूम पे डिपेंड करने को ही हम कहते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। जो मास को कंसीडर नहीं करते हैं, वॉल्यूम को कंसीडर नहीं करते हैं, उनको हम बोलते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़। बट यहाँ पर वॉल्यूम को कंसीडर किया जा रहा है
सो दिस रिएक्शन इज़ अ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इस रिएक्शन की क्वालिटी जो है वो एक्सटेंसिव क्वालिटी है। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम हेस लॉ ऑफ अ कांस्टेंट हीट समेशन। अब हमें पता ही है कि थर्मोडायनामिक्स रिएक्शंस जितनी भी हैं वो क्या करती हैं, इनमें जो एंथैल्पी में जो चेंज होता है वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता, वो उनके इनिशियल और फाइनल स्टेज पे ही डिपेंड करता है। तो इसी अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे हेस लॉ ऑफ अ कांस्टेंट हीट समेशन। मतलब अगर हम किसी हीट को छोटे छोटे सेपरेट पार्ट्स में अगर हम शो करते हैं और फिर जब हम उनका सम करते हैं तो सम क्या होता है, वो सेम ही डायरेक्ट पाथ से आने का इक्वल आता है। इसके अकॉर्डिंग ये हेस लॉ हमारा क्या कहता है, इफ़ अ रिएक्शन टेक प्लेस इन अ सेवरल स्टेप देन इट्स अ स्टैंडर्ड रिएक्शन एंथैल्पी इज द सम ऑफ द स्टैंडर्ड एंथैल्पीज ऑफ द इंटरमीडिएट रिएक्शन इनटू विच द ओवरऑल रिएक्शन में बी डिवाइड एट द सेम टेम्परेचर। सेम टेम्परेचर पर जब हम किसी रिएक्शन को सेवरल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं तो उस सेवरल पार्ट्स में जो एंथैल्पी में जो चेंजेस आते हैं उन सब के सम को हम क्या बोलते हैं, वो सम इक्वल हो जाता है, ओवरऑल रिएक्शन के इक्वल होता है। इस रूल को ही हम बोलते हैं हेस लॉ। हेस लॉ हमें इक्वेशन को डायरेक्ट ना बता के पाथ में अलग अलग पाथ को शो करना बताता है। मतलब अगर हमारे पास एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, या ये कहो कि एक रिएक्शन है A to B, अब A to B का जो रिएक्शन है ये हमें हेस लॉ क्या बताता है कि A to B डिफरेंट पाथ से होकर डिफरेंट पार्ट से होने के बाद जो उसको एनर्जी मिल रही है वो इन सेवरल पाथ के इक्वल ही है। A to B में हमने अगर हमें यहाँ पे 4 कैलोरी जूल पर मोल एंथैल्पी मिली तो हमने जो सेवरल पार्ट्स लिए हैं ये सेवरल पार्ट्स 1 2 3 4 ये 4 पार्ट्स को सम करने पर भी सेम एनर्जी ही हमको मिलती है। ये हमें हेस लॉ दिखाता है। अब हम इसके लिए इसको इक्वेशन इस लॉ को समझने के लिए एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। हमारे पास था कार्बन एज ए ग्रेफाइट फॉर्म में, इसको ऑक्सीजन के प्रेजेंट में हमने बर्न किया। बर्न करने पर हमें मिला कार्बन मोनोऑक्साइड। क्लियर। और जो एंथैल्पी रिलीज हुई है अभी हमें पता नहीं है। अब यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, एक मेजर प्रोडक्ट है। सर कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन ऑलवेज प्रोड्यूस इन दिस रिएक्शन, कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज हो सकती है। देयरफॉर वी कैन नॉट मेजर एंथैल्पी चेंजेस फॉर द अबव रिएक्शन डायरेक्टली। अब हम डायरेक्ट इस रिएक्शन को नहीं या इसकी एंथैल्पी को डायरेक्ट कंसीडर नहीं कर सकते हैं। वी इन्वॉल्व सम अदर रिएक्शंस। अब हमने क्या दूसरे तरीके से अलग अलग रिएक्शंस ली हैं। कार्बन combines with oxygen in presence of a constant temperature and a pressure और हमको मिला कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इस टाइम जो एंथैल्पी थी वो थी -393 कैलोरी जूल पर मोल। क्लियर। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बना, ये कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के प्रेजेंट में रिएक्शन करता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। सॉरी, अभी ये स्टेप नहीं आएगा। हम पहले ये कार्बन ग्रेफाइट जो फॉर्म में है वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना रहा है। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। अब एक और रिएक्शन है कि कार्बन मोनोऑक्साइड है एनवायरनमेंट में, वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना रहा है। मतलब दो तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारे पास बन रही है। इसमें जो एंथैल्पी यूज़ में है वो है -283.0 कैलोरी जूल पर मोल। इन केस कंबाइन विथ 2 रिएक्शंस। अब हमने क्या किया, इन दोनों रिएक्शन को कंबाइन कर दिया या इनको दोनों को प्लस कर दिया। अब हमें जो कार्बन डाइऑक्साइड फर्स्ट में भी यही इक्वेशन में भी ये होगा, कार्बन ऑक्सीजन के प्रेजेंट में कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहा है, ऐसे ही कार्बन मोनोऑक्साइड भी
ऑक्सीजन के प्रेजेंट में कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहा है। फर्स्ट इक्वेशन में हमें 393 कैलोरी जूल पर मोल एनर्जी एंथैल्पी मिली है और कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन रिएक्शन करके -283 एंथैल्पी का फॉर्मेशन कर रहे हैं। अब हमने क्या करा, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, इसमें जो एनर्जी निकल रही है वह है 283.01 कैलोरी जूल पर मोल। वी गेट डिजायर्ड प्रोडक्ट, है ना। इन दोनों को ऐड करने पे हमारे को ये वाली इक्वेशन मिलती है कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन का फॉर्मेशन करती है, लेकिन इसमें एनर्जी कंज्यूम हो रही है, मतलब ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। अब हम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 को जोड़ते हैं, तो ग्रेफाइट है और हाफ ऑक्सीजन है, ठीक है। ये दोनों आपस में रिएक्शन करके कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं और इनकी दोनों की एनर्जी को टोटलाइज करके या देख के हमें पता है कि -110.5 कैलोरी जूल पर मोल एनर्जी रिलीज होती है। इन जनरल वी कैन से कि जब एसिड रिएक्टेंट से बी प्रोडक्ट का जब फॉर्मेशन होता है तो डेल्टा RH एंथैल्पी एक्सचेंज होती है, या तो इसको डायरेक्ट डेल्टा RH के रूप में फॉर्म में एंथैल्पी को लिख दिया जाए, या डेल्टा RH1 डेल्टा RH2 एक्स्ट्रा को हम एडिशन करके प्रोजेक्ट की एंथैल्पी का हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो डेल्टा RH इक्वल्स टू होता है डेल्टा RH1 प्लस डेल्टा RH2 डेल्टा RH3 सो ऑन। क्लियर। अगर हम इसे फिगर से समझना चाहते हैं तो A से B एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा था, हमने A से B, अब A से B जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है इसमें जो एनर्जी एंथैल्पी चेंज हुआ है वो डेल्टा RH है। अब हम A से B ने बना के पहले हम बना रहे A to C, तो इसमें जो एंथैल्पी कंज्यूम हुई है वो है डेल्टा RH1, फिर C से D का फॉर्मेशन हुआ, D से फिर B का, तो A से B ना करके हम कैसा है ACDB, तो इसको हम बोलते हैं हेस लॉ। इस पूरे जो हमने अभी तक समझा इसको हम बोलते हैं हेस लॉ। और हेस लॉ हमें बताता है कि कोई भी रिएक्शन अगर सेवरल पार्ट्स में हो रही है तो उसमें जो एनर्जी या एंथैल्पी चेंज होती है वो सेम रिएक्शन के विदाउट एनी सेवरल पार्ट्स जो एनर्जी रिलीज होती है उसके इक्वल होती है। यानी हम किसी भी रिएक्शन में A to B गए तब भी उतनी ही हमें एंथैल्पी एक्सचेंज मिलेगी, जैसे अगर हम रिएक्शन A to C से D और D to B गए तब भी इन छोटे छोटे पार्ट्स के इक्वल ही हमारी मेन एंथैल्पी इक्वल होती है। तो आज के टॉपिक हम यहीं ख़त्म करेंगे। आज के लिए थैंक यू।